राजनीति, साजिश और सत्ता। आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये तीनों चीजें हैं और साथ ही तड़का लगता है ब्लैकमेल का। आरोप बहुत संगीन है और इस आरोप की जड़ है अंधश्रद्धा उन्मूलन संस्था से जुड़े श्याम मानव के गंभीर आरोप, जिसमें वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दबाव बनाया गया उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने को लेकर। और उसके बाद अनिल देशमुख सामने आते हैं, इंटरव्यू देते हैं पत्रकार सोहित मिश्रा को और उन तमाम आरोपों को कबूलते हैं और वो कहते हैं कि यह सब हुआ है। मगर अभी भी कई सवालों के जवाब दिए जाने बाकी हैं और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। अनिल जी, स्वागत है आपका मेरे मंच पर। अनिल जी, इस कहानी के एक तरह से कहा जाए 6 पात्र हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, अनिल परब और फिर उसके बाद 2 और पात्र, एक आप और देवेंद्र फडणवीस। मैं इन सभी पात्रों की चर्चा आपसे करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मामले की शुरुआत कहां से होती है? देखिए अभिसार जी, इस मामले की शुरुआत जो हुई है कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी साहब का जो निवास है उसका नाम एंटीलिया मुंबई में है। उनके एंटीलिया बंगले के सामने 3 साल पहले अंदाजन एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखा गया। उसकी हमने इंक्वायरी चालू किया। 8 दिन के बाद में वो स्कॉर्पियो गाड़ी का जो मालिक था मनसुख हिरेन, उसकी हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया। मामले ने और तूल पकड़ा। हमने इंक्वायरी और जोर में चालू किया और इंक्वायरी जोर में चालू करने के बाद में 15 दिन के बाद में हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आए इंक्वायरी के, वो बड़े धक्कादायक, मतलब बहुत ही सनसनी उनके उसमें रिपोर्ट में थी कि उसमें जो पुलिस ने जो इंक्वायरी करके हमारे सामने रखा उसमें ये पाया गया कि उस टाइम मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उनका एक साथी सचिन वजे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, और 3-4 उनके और एपीआई पीआई साथी, ऐसे 5-6 लोगों ने ये साजिश किया था। और इसके मास्टरमाइंड थे मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह। ये उसके मास्टरमाइंड थे। ये दोनों चीज के हैं, मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने बम रखना, उसके बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी के जो मालिक था उसकी हत्या करना। ये जब हमारे सामने बात हुई, मेरे सामने जब रिपोर्ट आया, तब मैंने जो परमवीर सिंह थे मुंबई की पुलिस कमिश्नर, उनका तबादला कर दिया। उनको एक साइड पोस्ट जो थी होमगार्ड, डीजी होमगार्ड, वहां पे उनको तबादला किया। उसको हमने बाद में सस्पेंड कर दिया। महाराष्ट्र के लेवल पे पहले ऐसे डीजी ऑफिसर थे परमवीर सिंह को, जिसको गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया। ये जब मैंने कदम उठाया, सख्ती से कदम उठाया, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस को लगा कि अभी परमवीर सिंह के ऊपर इतनी कार्रवाई अनिल देशमुख की क्या कि वो नाराज होंगे। उन्होंने परमवीर सिंह को बुलाया, उसको दिल्ली ले गए। डेट भी मेरे पास है कि कौन सी तारीख को गए, कौन सी तारीख को नहीं। उसको दिल्ली ले गए, उनसे वहां जो भी बातचीत हुई होंगी। उसके बाद में जिस दिन और दूसरे दिन दिल्ली से वापस आए, परमवीर सिंह ने मेरे ऊपर 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया। और अगर मैं गलत नहीं हूं, इसी ने जमीन तैयार की आपकी गिरफ्तारी को लेकर। 12 घंटे ईडी आपको इंटेरोगेट करती है और दिलचस्प बात यह है कि परमवीर आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने सचिन वाजे के साथ मिलकर बार से 100 करोड़ की वसूली करनी चाहिए। तो एक तरह से जमीन वहीं से तैयार होती है। बिल्कुल, पूरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरे ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगा। आरोप के बाद में ईडी सीबीआई कैसी आ जाती है आप सबको पता है। ईडी सीबीआई, तो ईडी आ गई, सीबीआई आ गई। उस दौरान परमवीर सिंह ने जब मेरे ऊपर आरोप लगाया, उस दौरान देवेंद्र फडणवीस का एक बहुत ही नजदीक का आदमी मेरे शासकीय गवर्नमेंट रेसिडेंस जो है बंबई में, जब मैं होम मिनिस्टर था उस टाइम मेरे घर में आया, मेरे दफ्तर में आया और उसने बोला कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ने भेजा है और उनसे वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ठीक है, मेरे मोबाइल उठा के मैं बोला मैं बात भी लगाता हूँ। तो बोले नहीं, आप मत लगाइए, आपसे आपके मोबाइल से बात नहीं करेंगे, मैं अपने मोबाइल से बात करता हूँ।
उसने अपने मोबाइल से देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद में देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे बात किया। मुझे ये बोला, पहला सेंटेंस उसने बोला कि अनिल देशमुख साहब, मुझे पता है कि आपके केस में कुछ नहीं है, ये हमको पता है, और हम आपको मदद करेंगे। मतलब अच्छी बात है, सेंट्रल एजेंसीज आपकी है, मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे तो और कुछ आपको सच्चाई हो तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप अच्छी बात है खुद हो क्या मुझे कांटेक्ट करके मदद करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार की मेरी पहली बार जब बात हुई, उसके बाद में वो आदमी, उनका जो नजदीक का आदमी था, वो 5-6 बार मेरे शासकीय निवास स्थान पे आया। आने के बाद हमेशा वो मेरी बात करवा देता था देवेंद्र फडणवीस से। एक दिन वो मेरे घर में आने के बाद, मेरे शासकीय निवास स्थान पे आने के बाद उसने बताया कि देवेंद्र फडणवीस साहब को आपसे अर्जेंट बात करना है। मैं बोला ठीक है, लगाइए। उसने देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया, एक रिंग में उसकी फोन उठाते थे, एक रिंग में देवेंद्र फडणवीस फोन उठाते थे उसका। उसने मेरे से बात करवाया। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बोला कि अनिल देशमुख जी, हमारी ऊपर बात हो चुकी है, हम आपको मदद करना चाहते हैं। मतलब अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ आपको कागजात भेजता हूँ, आप जरा देख लीजिए। मैं भी सकते में आया कि कौन से कागज भेजा। मैं ठीक है, आप भेजिए। दूसरे दिन उनका जो नजदीक का आदमी था मेरे घर में आया, और मेरे दफ्तर में उसने मेरे हाथ में एक सील्ड एनवलप दिया, और देते टाइम उसने मुझे बताया कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि इसमें जो लिखे है उसका आप एफिडेविट करके दो। मैंने वो सील्ड एनवलप फोड़ा, और उसके बाद में जो मैंने 4 मुद्दे उसमें देखे, वो 4 मुद्दे उसमें देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगाने का एफिडेविट करूं। पहला मुद्दा ये था कि मैं उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगाऊं, उसका एफिडेविट करके दूं कि उद्धव ठाकरे। अनिल जी, हम उसकी चर्चा करेंगे, आरोप क्या है चर्चा करेंगे। आप उन 4 नामों को ले लीजिए, फिर हम एक एक नाम की चर्चा करेंगे। उद्धव जी का नाम पहले लेता हूं, उद्धव ठाकरे जी का नाम लेता हूं। उद्धव ठाकरे साहब, हाँ, उद्धव ठाकरे साहब के बारे में मुझे देवेंद्र फडणवीस ने झूठा आरोप करने के लिए, झूठा एफिडेविट करने के लिए, ये उसमें लिखा था, टाइप करके 4 मुद्दे ये लिखा था कि आप उद्धव ठाकरे के ऊपर ये आरोप लगाइए कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के नाते मुझे एज ए होम मिनिस्टर, मुझे उनके बंगला जो है वर्षा बम्बई में, वहां बुलाया। मैं वर्षा बंगले में जाने के बाद उद्धव जी ने मुझे बताया कि अनिल जी, आप गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, मुंबई कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे 300 करोड़ रुपए आप मुझे जमा करके दीजिए चुनाव के लिए। ये पहला झूठा आरोप एफिडेविट करके मैंने उद्धव जी के ऊपर देना, ये नंबर 1। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इत्तेफाकन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जिस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि वही वसूली सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़, अब आप वही आरोप लगा रहे हैं। अब आपके आलोचक ये कह सकते हैं कि आप प्रतिशोधात्मक उसमें या जवाबी कार्रवाई में बगैर किसी सबूत के ये आरोप लगा रहे हैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे ने मुझ पर ये दबाव बनाया ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बड़ा प्रश्न ये, आप उस वक्त गृह मंत्री थे, ये जब सारी चीजें हो रही थी, तो क्या इसे रिकॉर्ड करने का कोई जरिया था आपके पास? कोई प्रमाण, कोई सबूत है जो आप ये तमाम दावे कर रहे हैं? अनिल जी, मुझे अभी सर जी एक चीज बताइए, इतना बड़ा आरोप मैं लगा रहा हूं और बिना सबूत के मैं आरोप लगाऊंगा? तो ये पहला आरोप था मेरा। ये पहला आरोप मुझे उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाने की बोला। दूसरा आरोप, दूसरा एफिडेविट, झूठा आरोप मुझे आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे साहब के बेटे हैं, उनके ऊपर लगाने के लिए बोला। वो आरोप तो बहुत ही घिनौना था कि उद्धव ठाकरे, आपका सुशांत सिंह का आपका केस मालूम है, सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर, उनकी पीए थी दिशा सेलियन, उनकी पीए थी दिशा सेलियन। मुझे आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप ये लगाने के लिए कहा कि दिशा सेलियन के ऊपर आदित्य ठाकरे ने रेप किया, और रेप करने के बाद में जब दिशा सेलियन चिल्लाने लगी तो उसको बालकनी से ढकेल के उसका मर्डर किया। ये आदित्य ठाकरे के ऊपर मैंने झूठा आरोप लगाने के लिए, मुझे एफिडेविट करने के लिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है अनिल जी, आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया था, तो उसमें से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी थी
जिसके अंतर्गत आदित्य ठाकरे पर गोदी मीडिया लगातार प्रहार बोलता था, गोदी मीडिया में चर्चाएं होती थी, तो एक जी बात ये उस वक्त की जाती थी तमाम न्यूज चैनल्स में, और फिर यही दबाव आप पर डाला जा रहा था। बिल्कुल, क्या है, आपके पास होम मिनिस्टर रहने के, होम मिनिस्टर करके आपके पास सबूत है, तो आप आदित्य ठाकरे के ऊपर चार्ज लगाइए। आज मुझे बताइए, ये चार्ज में आदित्य ठाकरे के ऊपर लगा था, झूठा आरोप लगा था, यही झूठा आरोप मैं उद्धव ठाकरे जी के ऊपर लगाता, तो आज आदित्य ठाकरे कहाँ रहते, जेल में रहते। इतना संगीन आरोप मैं मुझे लगाने के लिए बोला था, झूठा आरोप मुझे लगाने के लिए बोला था। उसी प्रकार अजीत पवार साहब का किस्सा, अजीत पवार उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे 3 साल पहले हमारे साथ में, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, अजीत पवार डिप्टी सीएम और मैं गृह मंत्री, ये 3 साल पहले की किस्सा है। आपको ताज्जुब लगेगा, मुझे जब तीसरा जो मैंने पढ़ा एफिडेविट करने के लिए मुझे बताया झूठा आरोप अजीत पवार साहब के ऊपर लगाने के लिए लगाया, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि ये घटना के 6 महीने पहले ही अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने इकट्ठा के सरकार बनाई थी। बिल्कुल, एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन के लिए। और उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे देवेंद्र फडणवीस बोलते कि आप अजीत पवार के ऊपर ये आरोप लगाओ कि अजीत पवार ने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझे उनके दफ्तर में बुलाया, वहां पे उनका बेटा पार्थ पवार था, और मुझे बोला कि महाराष्ट्र से गुटखा जो लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है, उससे अपने को पैसा जमा करना है, तो आप होम मिनिस्टर करके पार्थ को उसमें ये काम में मदद करो। ऐसा आरोप मैंने अजीत पवार के ऊपर झूठा लगाना, मतलब उसमें अजीत पवार भी तकलीफ में आते थे और बेटा पार्थ वो भी तकलीफ में आता था। मगर एक बात यहाँ अनिल जी, एक बात यहाँ साबित हो रही है, अजीत पवार को फंसाने की कोशिश, और मैं नहीं भूला हूं, चुनावों में देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, यानी कि जमीन तैयार की जा रही थी। मगर अजीत पवार पर जो भी अदृश्य दबाव था वो काम आया, और आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की गोद में। देखिए, 3 साल पहले उन्होंने इकट्ठा मिलकर सरकार बनाई थी, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने। 6 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उस अजीत पवार के ऊपर मुझे झूठा आरोप करके उनको एफिडेविट बनाने के लिए बोला, और आज की तारीख में वो इकट्ठा सरकार में है, आप समझे, और सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, उनके एक एक करके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं, आपको तो पता है सब। तो इस प्रकार के एफिडेविट मुझे झूठे आरोप लगाने के लिए इनके ऊपर कहा था, और ये कहने के बाद मैंने ये मना कर दिया कि मैं ये ऐसे आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं जो हमारे पास जो आदमी आता तो उसको बोला कि देवेंद्र फडणवीस से फोन मिलाओ, उसने फोन लगा के दिया। मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि आपने जो मुझे 4 लोगों के ऊपर झूठे आरोप करके उसका एफिडेविट करने के लिए बोला, ऐसा झूठा काम मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा झूठा काम करके किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। और आपको अभिसार जी मैं बताता हूँ, जिस दिन मैंने एफिडेविट करने से इनकार किया 3 साल पहले, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे घर में सीबीआई की रेड हुई। मगर देवेंद्र जी, यहाँ सवाल है, एक अहम सवाल है, ये एक बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, इसकी गूंज हमने लोकसभा चुनावों के दौरान भी नहीं सुनी। आप एक राजनेता हैं, राजनेता राजनीति करता है, और आप जैसा कि दावा कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा ये आपका दावा है, और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम चाहेंगे कि वो सबूत सामने आए। बड़ा प्रश्न ये कि अनिल देशमुख को ये बात सामने लाने में इतनी देर क्यों लग गई, ऐसे में आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल से लगातार पब्लिक मीटिंग में 40,000 50,000 लोगों के सामने मैं हमेशा बोलते आया हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर एफिडेविट करने के लिए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और इनके ऊपर आरोप करने के लिए मुझे लगाया था, इनका मैंने एफिडेविट नहीं किया करके मुझे जेल में डाला गया। ये 1 साल से मैं पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूं। अच्छा, सिर्फ वो एफिडेविट में क्या मुद्दे थे वो नहीं बताया था, मैं जानबूझ के नहीं बताया, तो उसकी वजह है। लेकिन 1 साल से लगातार मैं आरोप जाहिर मतलब पब्लिक मीटिंग में कर रहा हूँ, इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार का दबाव देवेंद्र फडणवीस ने डाला था कि इनके ऊपर झूठा आरोप लगाओ और इनको फंसाओ,
ताकि इनकी सरकार गिर जाए और हमारी सरकार आए, मतलब उनकी सरकार आए, बीजेपी की। मैं आपको बताता हूँ, ये पहला प्रयास मेरे ऊपर हमारी भारत महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार गिराने के लिए ये पहला प्रयास मेरे ऊपर 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने किया था। मैं एफिडेविट कर देता, तो जिस दिन मैं एफिडेविट कर देता उसी दिन हमारी सरकार गिरती थी। इतने ऐसे इतने भयंकर आरोप मुझे करने की लगाए थे इन नेताओं के बारे में। अनिल जी, आप ये कहते हैं कि भाई मैं इतने गंभीर आरोप बगैर सबूत के नहीं लगाता। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी अनिल जी, और आप होम मिनिस्टर थे, आप चाहते तो इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर सकते थे, कोई प्रमाण के तौर पर होते, मगर अभी तक आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि इसको लेकर आपके पास प्रमाण क्या है। आप थोड़ी एक गलती कर रहे हैं आप। ये जब हाँ। मेरे ऊपर प्रयास हुआ एफिडेविट का, उसके 8 दिन पहले मैंने अपनी होम मिनिस्ट्री का रेजिग्नेशन कर दिया था। अच्छा। रिजाइन मेरे ऊपर जब सीबीआई लग गई, सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी लग गई, जिस दिन मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई की जो सेंट्रल एजेंसी की इंक्वायरी लग गई, उसी दिन मैंने रिजाइन कर दिया था और गवर्नमेंट को माननीय उद्धव साहब को लेटर लिखा था कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप हुए 100 करोड़ के, इसकी इंक्वायरी की जाए, और जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती तब तक मैं अपना पद पे मैं नहीं रहना चाहता। ऑन माय ओन मैंने खुद ने रिजाइन कर दिया और मुख्यमंत्री साहब को बोला कि इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये जब एफिडेविट का मामला हुआ उस टाइम मैं होम मिनिस्टर नहीं था, 8 दिन पहले मैंने रिजाइन किया था। ठीक है, मगर मुद्दा वहीं बना हुआ है, सबूत। क्योंकि देखिए, देवेंद्र फडणवीस सामने आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। और उन्होंने जो कहा उसका एक दूसरा पहलू भी है, वो मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा, मगर वो बेबुनियाद कह रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं अनिल जी, इसको लेकर आपके पास क्या सबूत है? आप एक पेन ड्राइव की भी बात करते हैं, वो रहस्यमय पेन ड्राइव में क्या है? मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अनिल जी जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, उनके पास क्या प्रमाण है? ऐसा है कि जो आदमी मेरे पास आता था, पहले दिन आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया कि क्या हरकतें हो रही यहाँ पे। उसी दिन से मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग का सबूत है। मैं इतने गंभीर आरोप जो लगा रहा हूँ बिना सबूत के नहीं लगा रहा हूँ। पर अनिल जी, इतना अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, इसे तो आप लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना सकते थे, तो आप क्यों इस पर चुप रहे? उसकी वजह एक है, उसकी वजह है कि उसमें आपको महीने भर के बाद में मालूम पड़ेगा कि क्या वजह, कि क्यों मैंने उसको जाहिर नहीं किया। ये जो मुद्दे जो थे एफिडेविट के, क्या मुद्दे थे, उसको क्यों मैंने उजागर नहीं किया लोगों के सामने, उसका 1 महीने में आपको खुलासा हो जाएगा। अच्छा, रहस्य पर रहस्य है, एक तरह से कहा जा सकता है इस बारे में कि मुझे काफी ये बताइए, आपने सिर्फ बोला कि एफिडेविट करने की बोला, लेकिन क्या मुद्दे थे? तो मैंने मुद्दे अभी बताया 2-3 दिन पहले। उसके पहले वो भी श्याम मानव साहब ने इसकी शुरुआत किया करके मैंने बताया, नहीं तो मैं चाहता था कि और 15 दिन के बाद में कुछ है, मैं आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन श्याम मानव साहब ने ये उजागर किया करके मुझे बोलना पड़ा। अनिल जी, एक बात बताइए, इस दौरान कभी आपके जहन में डर था? क्योंकि देखिए, हमारे सामने तो मिसाल है ना, एकनाथ शिंदे की मिसाल है। दिलचस्प बात यह है कि आपको याद होगा, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भाई 24 लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, उनमें से 23 भाजपा में शामिल हो गए। इनमें से महाराष्ट्र के कई राजनेताओं का नाम आता है, और आपको याद होगा एकनाथ शिंदे के साथ जो तमाम विधायक गए या जो सांसद भी गए, वो आप कहते हैं कि अब रात में सुकून की नींद सोते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी तो डर होगा, आपके जहन में भी तो एक वो बात होगी कि भाई मैं चले जाता हूं, जो गर्दन पर तलवार लटक रही है वो कम से कम वो नहीं लटकेगी, जैसा कि अजीत पवार ने किया, छगन भुजबल ने किया, नारायण राणे ने किया। बिल्कुल सही भाई, एकदम सही सवाल आपने पूछा मुझे। इसका जवाब सुनिए कि जिस प्रकार से आपने बताया कि इस प्रकार से आज मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार 14 महीने मुझे जिस प्रकार से झूठा मामला, एक झूठे मामले में मुझे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा कि मुझे फंसाया गया। एक का मैं थोड़ा खुलासा आपको पहले करना चाहता हूँ, बाद में आपके सवाल की बताऊंगा। आपको ये बताऊं, जब ईडी ने मेरे ऊपर इंक्वायरी किया, मुझे अरेस्ट किया, आप समझ लीजिए, ईडी ने जब मुझे अरेस्ट किया उसके बाद में उन्होंने 7 महीना इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद में उन्होंने अपना चार्जशीट
हाईकोर्ट में दायर किया। हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर किया, आरोप लगा था मेरे ऊपर 100 करोड़ का। अभी सर सुन लीजिए, 100 करोड़ का आरोप मुझे लगा था, और ईडी ने हाईकोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया और 100 करोड़ का आरोप, और वो चार्जशीट दाखिल किया 1 करोड़ 71 लाख, 1.71 करोड़। नहीं, मगर देवेंद्र फडणवीस तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई रिहा नहीं हुए हैं अनिल देशमुख, उन पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप है। वो तो अभी भी 100 करोड़ के आंकड़े का नाम ले रहे हैं। कल ही उन्होंने जो आज बयान दिया है। मेरी बात आप सुन लीजिए, आप लगे तो ईडी का जो चार्जशीट है वो पब्लिक डोमेन पे है, आप उसको बुला के आप पढ़ लीजिए। देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं, टोटल झूठ बोल रहे हैं। आप, मैं इतना बोलो कि ईडी का जो चार्जशीट है पब्लिक डोमेन में है, आप उसको अभी 5 मिनट में उसको अपने सामने लेके आप पढ़ सकते हैं। उसमें मेरे ऊपर चार्जशीट में 1 करोड़ 71 लाख 1.71 करोड़ की चार्जशीट है। आरोप हुआ 100 करोड़ का। चार्जशीट दाखिल किया ईडी ने 1.71 करोड़। कोर्ट ने उनको पूछा भाई 1.71 करोड़ का आपने चार्जशीट दाखिल किया अनिल देशमुख के ऊपर, उसका सबूत क्या है? उसका भी सबूत वो दे नहीं पाए। आपको और एक चीज बताता मैं आपको, जस्टिस चांदीवाल के कोर्ट में जब केस चालू था, जस्टिस चांदीवाल साहब ने परमवीर को कोर्ट में हाजिर रहने की बोला कि आप आइए और अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगा है उसका हमको आपको स्टेटमेंट लेना है। उसको जब बुलाया गया, पहला समन परमवीर साहब को भेजा गया, वो नहीं आए। दूसरा समन भेजा परमवीर को, नहीं आए। तीसरा भेजा, नहीं आए। 6 समन भेजे उनको। 6 समन भेजने के बाद में ही परमवीर वहां पे कोर्ट में जस्टिस चांदीवाल के सामने हाजिर नहीं हुए। उनका पकड़ वारंट निकाला गया। वो पकड़ वारंट निकालने के बाद में परदेश भाग गए, और परदेश भागने के बाद में उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। अभी सर जी, वो एफिडेविट में क्या लिखा था वो सुन लीजिए आप। वो एफिडेविट में परमवीर सिंह ने लिखा था कि मैंने अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप किए उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैंने अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप किए ये हियरसे के ऊपर किए, इधर उधर की बातें सुन के मैंने किए। ये परमवीर सिंह का जस्टिस चांदीवाल के कोर्ट में एफिडेविट है। ये नंबर 1। नंबर 2, जो सचिन वजय ने, जो परमवीर के कहने से सचिन वजय ने मेरे ऊपर आरोप किया, सचिन वजय का भी स्टेटमेंट जस्टिस चांदीवाल के सामने में लिया गया। जस्टिस चांदीवाल के सामने सचिन वजय ने बताया कि अनिल देशमुख के ऊपर जो मैंने आरोप किया था 100 करोड़ रुपए की बार की वसूली का, अनिल देशमुख ने मुझे कभी भी 100 करोड़ के बार की वसूली का कभी उन्होंने नहीं बोला, ना उनके पीए ने बोला, ना किसी ने बोला। ये उनका स्टेटमेंट ये चार्जशीट में पब्लिक डोमेन में है। मतलब जिनके आरोप के लिए मैंने 14 महीने जेल में मुझे रखा गया, वो परमवीर कोर्ट में बयान देता है कि इसमें कोई सच्चा नहीं। वो सचिन वजह इस बयान देता है कोर्ट में कोई सच्चा नहीं। बट आपको नहीं लगता अनिल जी, यहाँ पर पता चल रहा है, देखिए आपका मामला है, आपका मामला है, और आपका मामला अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से भी बहुत मेल खाता है। और इसमें पता चल रहा है कि भाई जब एक मामले में फंसाया जाए, वहां बेल मिल जाए, तो फिर भी दूसरे मामले में फंसा दिया जाए। बिल्कुल, ये लगातार चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत खतरनाक है विपक्ष के लिए। मुझे जब ईडी की बेल मिलने ही वाली थी, तब बीच में सीबीआई ने आ गई। आपके केस में क्या? मुझे जैसा भी केजरीवाल का चालू है, जैसे केजरीवाल साहब को ईडी की बेल मिलने वाली, उसी टाइम सीबीआई आ गई। अभी पहले सीबीआई की बेल लो, ईडी की बेल लो। मतलब किस प्रकार से अपने जो राजकीय जो अपोनेंट है, राजकीय विरोधक है, उनको इस प्रकार की एजेंसी का गैर इस्तेमाल करके किस प्रकार से तंग किया जाता है। इस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं। और एक चीज मैं आपको बताता, किस प्रकार से मुझे तंग किया गया। मुझे हमारी पूरी परिवार को तंग किया गया। मेरी नाती है 6 साल की, मेरे बेटे के घर में एजेंसीज के लोग गए, और एजेंसीज के लोग जाने के बाद में मेरा बेटा और मेरी बहू बाहर गई थी, तो मेरी नाती वहां पे थी और 2 मेड सर्वेंट थी वहां पे, जो खाना पकाने वाली थी और बच्चों का ख्याल रखने वाली। एजेंसी के लोग जब मेरे बेटे के घर में गए तो उन्होंने देखा कि बच्ची सिर्फ है, बाकी सब पिताजी और उसकी माँ बाहर गई है। उन्होंने एक के जरिए एक आदमी बाहर भेज के उसने कैडबरी चॉकलेट मंगवाया, और मेरे 6 साल की नाती को कैडबरी चॉकलेट के बहाने बाजू के रूम में एक महिला जो अधिकारी थी वो ले गई, और वहां ले जाने के बाद में उसका कैडबरी चॉकलेट दे के उसका इंट्रोगेशन किया 20 मिनट।
उसको कुछ फोटो बताए। अब 6 साल की बच्ची क्या क्या कहेगी? जब मेरे बेटे को मालूम गया, उसने बाहर से फोन करके बताया कि वो बेटी को पहले बाहर निकालो, बेटी को तुम्हारी पुलिस वहां पे कुछ पूछताछ कर रही है, तब उन्होंने उसको 20 मिनट के बाद छोड़ा। मतलब मेरे 6 साल के नाती को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। 6 साल के नाती, जस्ट इमेजिन कीजिए आप कि ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस प्रकार की तकलीफ में हमारे पूरे परिवार को इन्होंने दिया। अनिल जी और एक बात बताइए, ये आपने बाकी जो सवाल सिगन, आपने हाँ जो सवाल हाँ बोलिए। पूछा था कि आपको डर नहीं लगता क्या? अब इतनी हाँ तकलीफ इन्होंने दिया, इतनी तकलीफ दिया, अब इसके बाद में क्या तकलीफ दे सकते हैं? हाँ, एक आधे और फैब्रिकेटेड केस में और फंसाएंगे और जेल में डालेंगे या फांसी लगाएंगे, इसके ज्यादा और क्या कर सकते हैं? जो तकलीफ मैं मैं यही भुगत यही रहा मेरा हूँ। सवाल था आपसे अनिल जी, क्योंकि देखिए जी, आपके जरिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल। अजीत पवार के मामले में कामयाब हो गए। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने की नए सिरे से कुछ कोशिश की जाएगी? कुछ ऐसा आपको पता चल रहा है? कुछ ऐसी सुगबुगाहट है? ये मैंने जो इनको उद्धव जी ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को फंसाने का 3 साल पहले का पूरा किस्सा आपके सामने, पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा। अब ये लोग एजेंसी के जरिए किसको भी फंसा सकते हैं, किसको भी अंदर डाल सकते हैं। इसके तो कई उदाहरण, अनगिनत उदाहरण हैं। अभी हम्म, आपने हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंबई से बने वाइकर, उन्होंने तो अपने बयान में जो बीजेपी के उम्मीदवार बने, मतलब बीजेपी के वहां से उम्मीदवार बने एक नाथ शिंदे की पार्टी से, जब उनको डर बता के उधर ले उधर उनके पार्टी में गए, उनके सरकार में गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़ा रहे, तब उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं अपने खुशी से नहीं जा रहा हूं, साथ में मेरे ऊपर दबाव है और मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे ये कुछ भी कार्रवाई कर सकते हुए, ये खुद ने इंटरव्यू में उन्होंने बताया। और वहां से जाके एक नाथ शिंदे के पार्टी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए खड़े हुए और चुन के आए। हम्म, ऐसे अनगिनत उदाहरण है कि एजेंसी का डर बता के किस प्रकार से लोगों को वहां पे अपने पार्टी में शामिल किया गया। आपने जो 24 की आपने जो यादी आपके पास है, आपको सब पता है कौन से 24 लोग हैं। 24 में से 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गई। उसकी भी पूरी लिस्ट आपके पास है। तो एक तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल, ब्लैकमेल, और इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस ये भी कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी रिकॉर्डिंग है जिससे अनिल देशमुख की पोल खुल जाएगी। अनिल जी, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे उनके बारे में अपशब्द कह रहे हैं, तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको लेकर, ये क्या मैं आप रिकॉर्डिंग है? ये मैं क्या चीज है? अभी सर जी, आपके चैनल के जरिए से मैं देवेंद्र फडणवीस को खुला ऐलान देना चाहता हूँ कि उनके बाद जो मेरे खिलाफ में जो रिकॉर्डिंग वो जो बोल रहे हैं वो है, तो उन्होंने उसको जनता के सामने जल्द से जल्द लाना चाहिए। और ये मैंने 3 दिन पहले उनको चेतावनी दी, लेकिन 3 दिन में अभी तक कोई रिकॉर्डिंग मेरे खिलाफ में बाहर नहीं है। 3 दिन पहले उन्होंने बोला था और 3 दिन पहले मैंने बताया कि उनके पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है, तो जल्द से जल्द उन्होंने लोगों के सामने ये बात रिकॉर्डिंग आना चाहिए, ताकि जनता को उनके बात में कितनी सच्चाई है वो पता चले। अनिल जी, थोड़ा सा विषय बदलते हैं क्योंकि राजनीति पर भी। एक चीज आपको बोलना भूल गया मैं कि किस प्रकार की मुझे तकलीफ दी। मुंबई के आर्थर रोड जेल में मुझे रखा गया था, बैरेक नंबर 12। बैरेक नंबर 12 जो मुझे आर्थर रोड जेल में रखा गया था, उस 12 बैरेक नंबर 12 में अजमल कसाब, पाकिस्तानी आतंकवादी जो घटना हुई थी बंबई में, पाकिस्तान के आतंकवादी के लिए एक स्पेशल बैरेक उस टाइम बनाया गया था, ताकि उसको पूरे बैरेक को पूरे 1 इंच के चद्दर से पूरे बैरेक को पूरा ढक दिया गया था, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश हो कि अजमल कसाब के ऊपर उसको भगाने की या उसको मार डालने की, तो कामयाब नहीं होना चाहिए करके उसको, वो बैरेक को पूरे लोहे की चद्दर से पूरा ढका हुआ था। जिस बैरेक में 12 नंबर बैरेक आर्थर रोड जेल में मुझे रखा गया था, उस बैरेक में अजमल कसाब को भी रखा गया था। वो जो बैरेक उस पर रखा गया था, वो बैरेक। तो आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार उस वक्त इसके जरिए? क्या संदेश? आपको क्या क्या संदेश देना चाह रही थी कि आपको उसी बैरक में रखा गया जहां कसाब को रखा गया था? वो मुझे रखा गया 14 महीना, मुझे घर का खाने का डब्बा नहीं अलाउ किया गया, बाकी सबको
सबको अलाउ किया गया। संजय राउत साहब को घर का डब्बा अलाउ किया गया, नवाब वली को किया गया, लेकिन अनिल देशमुख को घर के खाने का डब्बा अलाउ नहीं किया गया। 14 महीने मैंने जेल का खाना खाया। अनिल जी, थोड़ा मैं राजनीति पर आना चाहूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में जो कामयाबी मिली है महाविकास आघाड़ी को, वो अप्रत्याशित है। एनसीपी तोड़फाड़ हो गई थी। शिवसेना के चुनावी सिंबल को लेकर इतने सवाल, कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल कि भाई पार्टी में दम रह गया है कि नहीं, मगर फिर भी आपने एक बहुत ही ताकतवर मशीनरी को घुटने एक तरह से टिकवा दिए। वो ताकतवर मशीनरी जिसमें प्रधानमंत्री, पूरी भाजपा, एजेंसीज, ये तमाम चीजें थी, कंफ्यूजन था। मैं ये समझना चाहता हूं, अब हम विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर क्या एमवीए एक प्लान के तहत बढ़ रही है या फिर सब बिखरा हुआ है मामला? क्या एक एकता के तहत आप आगे बढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल। महाराष्ट्र में जो हमारी महाविकास आघाड़ी है, एमवीए जो है, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों मिलकर हमारी महाविकास आघाड़ी है। तीनों पार्टी में बड़ा अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब, माननीय उद्धव जी ठाकरे, माननीय राहुल जी गांधी, इनमें बड़ी अच्छी तालमेल है। और जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बड़ी अच्छी तालमेल से हमने चुनाव लड़ा। 48 में से 31 लोकसभा की सीट हम चुन के लाए। हमारी पवार साहब की जो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसमें से 10 में से 8 हमारी, वहां बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। एक अच्छा तालमेल है और विधानसभा के चुनाव में भी इसी प्रकार का तालमेल हमारे इसमें रहने वाला है। और आपको आज के तारीख में आप लिख लीजिए कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव भी 2 महीने के बाद है। इस विधानसभा चुनाव में 100% महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। और उद्धव ठाकरे चेहरा होंगे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है आपकी तरफ से? नहीं, खैर वो तो मुख्यमंत्री कौन होंगे, हमारे सब बड़े नेता इकट्ठा बैठेंगे, माननीय पवार साहब, राहुल जी, उद्धव जी इकट्ठा बैठेंगे और तय करेंगे। नहीं, मगर ये अभी तय नहीं है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर आपका चेहरा होंगे गठबंधन का? नहीं, ये तो सब बड़े नेता इकट्ठा बैठ के चर्चा करेंगे और इकट्ठा बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। उसमें हम ऐसी कोई ये ऐसी बात नहीं है। लास्ट टाइम ऐसी हुआ था जब 2019 में सरकार बनी थी, चुनाव होने के बाद में हमने उद्धव जी को एज ए मुख्यमंत्री बनाया था। इस टाइम भी सब नेता इकट्ठा बैठ के निर्णय लेंगे। तालमेल है क्या, मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी खबरें आती रहती हैं, नाना पटोले कुछ और बोलते हैं, एनसीपी की तरफ से कुछ और बयान आता है। अब राहुल गांधी को पंढरपुर यात्रा में शामिल होना था, आखिरी लम्हे पर वो वहां नहीं गए, जबकि एक बहुत अच्छा संदेश आता उसके जरिए। तो ये दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अनिल जी, आप इसे माने या ना माने? मैं आपको बताता हूं कि हमारे इसमें बहुत ही अच्छा तालमेल है। कुछ तकलीफ गई तो उद्धव जी राहुल जी से बात करके पवार साहब उसको सॉल्व करते हैं, पूरा बैठ के इकट्ठा बैठ के उद्धव जी, पवार साहब और राहुल जी से बातचीत करके। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। बहुत ही अच्छा तालमेल है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ही समझ के साथ हम तीनों पार्टी इकट्ठा इस चुनाव में आगे जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, अनिल देशमुख जी, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। और वो बात जो कुछ दिनों पहले आपने कही थी एक अन्य प्लेटफॉर्म पर, उसकी तस्दीक की, मगर हमें इंतजार होगा अगले 15 दिनों का, जब आप जैसे कि दावा कर रहे हैं कि वो सबूत और वो तमाम चीजें सामने आएंगी, जिससे आपके इस दावे पर एक तरह से मोहर भी लगेगी। 15 दिन या महीना जो भी है उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, अपना वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे अनिल देशमुख, जो हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला। वो कह रहे हैं कि 15 दिन में या कम से कम उससे भी कम वक्त में हम सबूत के साथ आएंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा इस मामले में जो तमाम आरोप उन्होंने लगाए थे वो पुख्ता, वो साबित हो जाएंगे। अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।